एक बार पुनः हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर 2022 में जो प्रश्न आ रहा है इस बार उसका कुछ संभावित अगर आपके पास क्वेश्चन है, अगर आप बनाए हैं तो प्लीज़ उसके बारे में आप बता दीजिए, उसको समझा दीजिए। तो आज आपकी हर प्रश्नों पे हम विराम लगाते हुए लेके आ गया हूँ 2022 में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न। अब ऐसा नहीं है कि हमने जो प्रश्न आपको दे रखा है सामने इसी से प्रश्न आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं पूछेगा तो बाद में न जाने आप क्या क्या हमें बोलेंगे। बहुत तरह की आशीर्वाद सुनने को हमें मिलेगी, इसलिए प्लीज़ हम बस संभावित क्वेश्चन बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ामिनेशन में आए। ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो मेहनत है वो सफल हो, और इसी को देखते हुए हम आपके पास 2022 में संभावित प्रश्नों का एक सीरीज लेके उपस्थित हूँ। प्रश्न को समझेंगे, वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे, अच्छे से हम समझाते हैं प्रश्न को, और ये भी बताएंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, और अगर ये प्रश्न नहीं आएगा तो फिर कौन सा प्रश्न आएगा। हर मतलब छोटे छोटे प्रश्नों को ना बारीकी से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे अगर मन हो, इच्छा हो तो शेयर कर दें, अन्यथा कोई बात नहीं। चलते हैं 2022 प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न कह रहा है पहला, जो लघु उत्तरीय प्रश्न में आने की संभावना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ध्यान देंगे अच्छे से। पहला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। कई बार ये प्रश्न पूछा है, कई बार एग्जाम में आया है कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। निश्चित तौर पे ये प्रश्न आपका आएगा। अगर विद्युत फ्लक्स के बारे में नहीं पूछा जाता है तो मात्रक या बीमा आप निश्चित तौर पे याद कर रखें। दोनों चीज़ें, मात्रक और बीमा दोनों याद कर लें। क्लियर। दूसरा प्रश्न है विद्युत बल रेखा एवं उसके मौलिक गुण। कभी कभी विद्युत बल को हटा के चुंबकीय बल रेखा भी पूछ देती है प्रश्न में। तो विद्युत हटा के आप चुंबक लगा दोगे। डिफिनीशन अगर आपको बताए हैं तो डिफिनीशन में भी सेम टू सेम यही काम करेंगे लगभग। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है संट एवं उसके उपयोग। देखो संट कभी नहीं मतलब उतना नहीं पूछता है, उसका परिभाषा नहीं होता है। परिभाषा आप जानते हैं ना कि कम प्रतिरोध का वह तार जो गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा में गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगा होता है, संट कहलाता है। ये जरूरी नहीं कि ये प्रश्न पूछे, लेकिन हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछ दे, लेकिन इसका उपयोग आप लोग याद रखना। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है आपसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक लिखें या बीमा लिखें, या पूछ देगा दोनों, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलराइड क्या है। मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज में कभी कभी पोलराइड के बारे में चर्चा भी किया था, तो ये भी पूछ सकता है कि पोलराइड क्या है, इसके उपयोग को लिखें। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो जितना भी प्रश्न बता रहे हैं ना, तुम लोग जल्दीबाजी मत करो। क्या होता है ना, जल्दीबाजी में तुम लोग स्किप कर देते हो वीडियो को, फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ अच्छे से सुनो, सुन के भी समझ सकते हो तुम लोग। तो सीबेक प्रभाव या सीबेक श्रेणी क्या होता है, दोनों के बारे में बताए थे। सीबेक प्रभाव क्या है ये भी पूछ सकता है, या ये नहीं पूछेगा तो सीबेक श्रेणी पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट जो है 7वां नंबर क्वेश्चन, ये कहता है निम्नलिखित में किन्हीं 2 की व्याख्या करें। आपको अगर 3 दे देता है, जैसे भू तरंग है ना, व्योम तरंग है ना, आकाशीय तरंग है ना, तो हो सकता है ये तीनों में से तीनों पूछ दे, या 2 पे क्या कहेगा व्याख्या करने के लिए। ये सभी प्रश्नों का हम उत्तर आपको बता चुका हूँ। देख लो, देखो ना पीछे, अगर आप देखे होंगे ना वीडियो सब्जेक्टिव वाला, तो उसमें यह सब प्रश्नों का डिफिनीशन हमने बताया है। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित की व्याख्या करें। व्याख्या किस पे करना है, तो www वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताए थे ना, और अगला फैक्स है। फैक्स के बारे में भी आपको हमने बता रखा है। हर प्रश्नों का उत्तर आपके वीडियो में उपलब्ध है, खोजो मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्रोध प्रतिदार क्यों होता है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 बार तो निश्चित तौर पे पूछा है। इसलिए हम जो भी प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, आप भरोसा रखें हमारे बातों पे, हमारे इस चैनल पे, कि ज़रूर आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न आएगा। अब सब तो नहीं आएगा ना, सब आ जाएगा तो फिर हम पे बिहार बोर्ड केस कर देगा, पता चलेगा कि 2 महीना पहले हमने क्वेश्चन आउट करा रखा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रश्न है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांति कोण को परिभाषित करे तथा इसके शर्तों को लिखे। ये प्रश्न पूरा पूछ सकता है, या 2 नंबर में पूछना होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछ सकता है, या ये नहीं पूछ के क्रांति कोण पूछ सकता है, या ये नहीं पूछ के आपको पूछ देगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त लिखिए। क्रांति कोण की कोई शर्त नहीं है। क्या पूछेगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों को लिखे। 2 नंबर फिक्स है, तो इसको तुम लोग देख लेना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर बार बार मैं कह रहा हूँ, कल कोशिश करूँगा पूरा एकदम भरोसा रखो कि ये प्रश्न एक चैप्टर जो है ना लेके आऊँगा और आप समझोगे 2 से 3 क्लास में मैं क्लियर कर दूँगा। कह रहा है प्रश्न OR गेट, एंड गेट, नॉट गेट और नैन गेट को परिभाषित करें। हो सकता है OR गेट पूछ दे, या हो सकता है एंड गेट पूछ दे, या नॉट गेट पूछ दे, या नैन गेट पूछ दे, या इसका बुलियन व्यंजक पूछ दे, या सत्यता सारणी पूछ दे, या फिर इसका लॉजिक सिंबल पूछ दे। कुछ भी निश्चित है, ये सवाल में से 1 नंबर का सवाल फिक्स है, तो ये पूछ सकता है। को परिभाषित करें एवं इसका बुलियन व्यंजक लॉजिक सिंबल को भी बतावे। ये प्रश्न को आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम चलते हैं भंवर धारा की ओर। इसको जो है ना भंवर धारा बोलो या फोको धारा भी पूछ देता है। भंवर धारा ना पूछ के ना फोको धारा भी पूछ देगा, तो कंफ्यूज मत करना, याद रखना कि सर बोले थे। तो फोको धारा क्या है या भंवर धारा क्या है पूछ सकता है, या ईडी करंट के बारे में भी कभी कभी ये पूछ देता है ना। चूँकि इसका खोज फोको नामक वैज्ञानिक ने किया, तो इसलिए इसको फोको धारा भी हम लोग कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहा है प्रश्न में एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक में क्या अंतर है। देखो दोनों याद कर लेना, एन टाइप और पी टाइप दोनों बताए हैं ना, दोनों तुम देख लेना, या एन टाइप ही पूछ दे या पी टाइप ही पूछ दे। अगर दोनों याद है तो अंतर भी पूछेगा तो आराम से बता सकते हो। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे कि ट्रांसफार्मर क्या है। कभी कभी 2 नंबर में यही पूछ के छोड़ सकता है, आगे इसको नहीं बढ़ाएगा। और अगर इच्छा है तो ये भी पूछ सकता है 2 नंबर में ही कि इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हमने पिछले क्लास की वीडियो में दे रखा है, पीछे नीचे लिंक दिया गया है, आप खोल के देख लें। अगला प्रश्न है, देखते हैं। प्रश्न है 15 नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम, याद है ना, जिससे ये उत्पन्न होता है इसी का विरोध कर देता है, लेंज का नियम, तो उसके बारे में पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है बूस्टर का नियम, इसको भी देख लो। देखो जो अच्छे से तैयारी नहीं किए हो, बढ़िया ढंग से किसी न किसी कारण बस नहीं पढ़ पाए हो ना, तो इसका आंसर तुम लोग खोज लो। आप भरोसा रखो, इतना भी किस्मत आपकी हमारी ख़राब नहीं कि हम बताएं और आपको ना पूछे। अरे भाई 30 प्रैक्टिकल में आपको 25 नंबर देगा और आप टोटल कुल मिला के 30 नंबर नहीं ला सकते हो। तब तो 55 नंबर पास मार्किंग तो आ ही गया, और 30 ही क्यों लाओगे। 35 नंबर का तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता है नहीं, और 35 में कितना भी किस्मत ख़राब हो तो 20 सही मारोगे, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्लियर है। और उधर बच गया आपका कितना नंबर, 35 नंबर सब्जेक्टिव। तो 35 नंबर में बहुत घटिया तुम परफॉर्मेंस किए हो। 15 नंबर लाओगे तो 20-15 कितना हो गया, 35 नंबर हो गया। प्रैक्टिकल में 25 नंबर देगा तो टोटल 60 नंबर, फर्स्ट डिवीज़न तो आ ही गए। तो नंबर लाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत करो, हम जो बता रहे हैं उसको देखो, है ना। डीमोटिवेट मत हो, अच्छे से रहो, मन को खुश रखो और ये रखो कि मैं 80+ नंबर लाऊंगा। ओके, लेकिन बोलने से नहीं होता, थोड़ा देखो भी। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, बूस्टर का नियम के बाद चलते हैं चौक कुंडली या लॉरेंज बल को। दोनों ये यहाँ पे इसलिए दिया है ना, या तो चौक कुंडली पूछ देगा, अगर ये नहीं पूछा तो लॉरेंज बल पूछ देगा, या हो सकता है दोनों नहीं पूछे, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख लेना। अगला प्रश्न है एक्स किरण या एक्स किरण अलग हो गया एक प्रश्न, लेजर किरण अलग हो गया। या तो एक्स किरण के 2 गुण पूछ देगा, या लेजर किरण का 2 गुण पूछ, या दोनों पूछ सकता है, इसलिए 2-2 नंबर में या 4 नंबर में, तो इसको भी तुम लोग देख लेना। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि संवहन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है।
मैंने बताया भी था, संवहन वेग कहने का मतलब अनुगमन वेग हो जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा है। और विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है ये पूछ रहा है। तो 2 नंबर में भी ये प्रश्न काफ़ी बार आया है। अगला जो प्रश्न है कह रहा है वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं। वाटहीन धारा, वाटलेस करंट के बारे में हमने आपको बताया भी था। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि प्रकाश विद्युत सेल क्या है और प्रकाश सेल के कुछ उपयोग को बतावें। ये प्रश्न भी है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकता है तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, 21 प्रश्न की संख्या टोटल हुई। अब अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपसे कि आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर स्पष्ट करें। इस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप देख लेंगे। नीचे लिंक दिया गया है, उसको खोलें और चेक करें कि है कि नहीं। तो आवर्धन आवर्धन क्षमता में 2 अंतर पूछ देगा। कूलाम की नियम की क्या सीमाएं हैं ये भी बताए हैं, ये भी देख लेंगे। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम आज के क्लास में ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आया था तो उसमें भी ये हमने बताया था, तो इसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। या पूछ सकता है व्यतिकरण की परिभाषित करें, या पूछ सकता है कि विवर्तन क्या होता है, विवर्तन के बारे में बताएं। 2 प्रकार का होता है, एक फ्रॉनहोफर का विवर्तन होता है, एक फ्रेनल का विवर्तन होता है, तो आप दोनों देख लेंगे। अगला जो प्रश्न है मैग्नेटिज्म से लिया गया है। प्रश्न है नमन वन्नति कोण से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप देख लेंगे। अगला जो प्रश्न है एनालॉग, एनालॉग एवं डिजिटल। डिजिटल का मतलब होता है अंकीय, हिंदी में भी लिख सकता है अंकीय, ओके, अंकीय। और एनालॉग का मतलब होता है अनुरूप, ओके, याद रखना। अनुरूप या एनालॉग अनुरूप या अंकीय संकेतों से आप क्या समझते हैं। या इंग्लिश में पूछ देगा एनालॉग, मतलब इंग्लिश को ना हिंदी में इस तरह से लिख देगा, पूछ देगा, तो कंफ्यूज मत करना। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हम चलते 28 नंबर, मतलब टोटल महत्वपूर्ण क्वेश्चन में ये मेरा 28 नंबर क्वेश्चन की संख्या उस पर देखते हैं। और प्रश्न है कि परावैद्युत सामर्थ्य एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप देख लेंगे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन देख लेना। लेकिन हाँ, पीछे जितना बताया गया है ना सब इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे वीडियो को स्किप करके देखते हैं, कुछ 2 सेकेंड देख के छोड़ देते हैं। देखिए नुकसान आपका है, हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, हम आपकी चाहते हैं विकास हो, आप बेहतर करो, और कोई हमारा लोभ नहीं है आपसे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ है तो ठीक है, आप वीडियो ना देखें। अगला जो है कह रहा है कि विभव मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं ना। सु का मतलब होता है आसान, ग्राहित ग्रहण होता है ना, आसानी से ग्रहण करना। तो विभव मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं तथा इसका सुग्राहिता आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इस साल भारद्वाज फिजिक्स क्लास की ओर से 2 नंबर यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों में टोटल 29 प्रश्नों को हमने इस बार वीवीआई की श्रेणी में रखा है, हमने गेस किया है, तो आप देख लोगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, अच्छे से ले लो, देख लो। कर लिया, समझा भी दिए किस तरह से प्रश्न पूछेगा। देखिए आप स्क्रीनशॉट रख लेने से नहीं होता, प्रश्न का तरीका समझिए कि किस तरह से पूछता। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एक बार तुम लोग देख लेना, समझ लेना। अगर उत्तर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलो, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ पे इसका उत्तर मिल जाएगी। इसलिए प्लीज़ 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 आप अच्छे से प्रश्न को समझना। प्रश्न कह रहा है नंबर 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये एक सूत्र है। इस पे कई न्यूमेरिकल हमने बनाया। ठीक है, कह रहा है ना कि सूत्र की सहायता से हवा में रखे एक पतले लेंस की फोकस दूरी की गणना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्लीज़ इस प्रश्न का उत्तर अगर आप के पास है तो आप उसको याद कर लेंगे समझ के, अगर नहीं है तो आप हमसे प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए कोई फ़ी नहीं लगता है, बिल्कुल मुफ्त में हम आपका इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, ज़्यादा रुपया कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप देख लेना। ओके अगला जो प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा, अगला जो प्रश्न है कहता है क्रिकॉफ, कहीं क्रिचॉफ होगा कहीं क्रिकॉफ होगा, दिक्कत नहीं है। क्रिकॉफ के यानी क्रिचॉफ के नियमों को लिखें एवं ध्यान से इस प्रश्न को सुनना। प्लीज़ इसका वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखना, इसको समझो। क्रिकॉफ के नियम को लिखें एवं व्याख्या करें। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन शर्त प्राप्त करने के लिए क्रिकॉफ के नियम का उपयोग करो। मतलब ये भी कभी कभी पूछ सकता है 2 नंबर में कि क्रिचॉफ के प्रथम नियम को लिखो, या कभी पूछ सकता है क्रिचॉफ के दूसरे नियम को लिखें, या कभी पूछ सकता है, ध्यान दे रहे हो ना, या कभी पूछ सकता है क्रिचॉफ के दोनों नियम को लिखें।
है ना। या कभी पूछ सकता है किरचॉफ के दोनों नियम को लिखें और प्रथम नियम से व्हिटस्टोन ब्रिज की शर्त प्राप्त करें। या पूछ सकता है जो किरचॉफ के दोनों नियम को लिखें तथा दूसरे नियम की सहायता से संतुलित व्हिटस्टोन ब्रिज की आवश्यक शर्त प्राप्त करें। तो हर तरीका से मैंने समझाया है। अगर आपको चाहिए ये तो आप ले सकते हो। नीचे लिंक दिया गया, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से बिल्कुल फ्री में आपको सबका नोट्स मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अब 3 की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, बचा कम है, सुनो ध्यान से। कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? 2 नंबर में कई बार पूछा है, आप याद कर लेना। अगला कह रहा है इसी में प्रश्न में कि प्रकाश उत्सर्जन के नियम को लिखें। आपने नियम लिखा भी होगा एवं उनकी व्याख्या करें। इनके जो 5 या 4 नियम था वो नियम क्या था लिखना है और यही 4 या 5 नियम की व्याख्या भी करना है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी है, 2011 में भी पूछा है, इस बार भी पूछने की संभावना है। अगला जो प्रश्न है वो है वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? 2 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछ सकता है। ऐसे पढ़ा करो प्रश्न को। फिर कहता है कि 2 पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित या विचलन रहित, मोस्ट बोर्ड मॉडल प्रश्न है भाई, इसको नोट कर लो, है ना। इस साल आने की पूरी संभावना है, लेकिन आ भी नहीं सकती है, इसलिए आप गुस्सा नहीं करेंगे, पढ़ लेंगे, हो सकता है भविष्य में आपको काम दे। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? 2 पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित या विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए व्यंजक प्राप्त कर। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। अगला जो प्रश्न है काफ़ी फेमस प्रश्न है। देखो बीपीएससी 2019 में भी ये प्रश्न पूछा था, लेकिन यहाँ इंटर की बात हो रही है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम बता देते हैं। कहता है व्यतिकरण को परिभाषित करें। जो बीपीएससी वाले सर देख रहे होंगे उनको पता होगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। व्यतिकरण को परिभाषित करें, यंग के द्विक छिद्र प्रयोगों में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। ये मोस्ट VVI प्रश्न है, इसलिए इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, अगला जो प्रश्न है कह रहा है ठोसों की ऊर्जा पट्टी सिद्धांत क्या है? इसको याद कर लेना। 2 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, इससे घुमा के। इसके आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक, ये 3 है ना, चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। तीनों का डिफिनीशन अच्छे से देख लेना। अगला जो प्रश्न हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या? ध्यान नहीं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रकाश तरंग सिद्धांत क्या है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाएं। ये अच्छा प्रश्न है, आप भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देख लेंगे। हाइगेंस क्या कर रहा है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझावे। मोस्ट VVI प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो कह क्या रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है किसी गोलाकार, है ना, गोलाकार वक्र सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र μ2/v। इस प्रश्न को ध्यान देंगे, वीडियो को स्किप ना करेंगे, समझेंगे कितना कंफ्यूजन इसमें रहता है। μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। कभी कभी एग्जाम में इसी को क्या कर देगा, तो इसे लिख देगा n2/v माइनस n1/u बराबर, और यहाँ μ2 μ1 है ना, तो इसको यहाँ पर लिख देगा n2 माइनस n1/r। तो भाई कन्फ्यूज मत करना, बस दोनों अपवर्तनांक ही है, तो इस तरह से भी पूछ सकता है, याद रहेगा। अगला जो प्रश्न है मोस्ट को, ये भी अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में ही पूछा है। प्रश्न कर रहा है बायो सावर्त के नियम को लिखे एवं समझावे। आप कहोगे सर सब इंपॉर्टेंट ही है तो याद किसको? अरे सबको याद कर लो। निश्चित तौर पे 3 सवाल 6 सवाल पूछेगा और 6 सवाल बाहर से नहीं आएगा। अंतरिक्ष एलियन नहीं है कि अंतरिक्ष से उतर के आपके पास चला आएगा, इसलिए सबको देख लेना। बायो सावर्त के नियम लिखे एवं समझाएं। और कह रहा है कि r त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। इसको भी देख लेंगे। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को समझाएं तथा इसके आधार पर अपवर्तन या परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी तुम देख लोगे, ये भी बहुत आसान है प्रश्न। एक बार पुनः हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को समझावें तथा इसके आधार पर अपवर्तन या परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। प्लीज इसको तुम लोग देख लेना, मिस मत करना। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम सीधा 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अदिष्टकारी क्या है ना, और साथ साथ ये भी पूछ देगा कि पीएन संधि डायोड को अग्र वायस या
पश्चवायस अभिलक्षण में कैसे प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा है, तो इसको भी तुम लोग देख लेना, है ना। अगला जो प्रश्न है कह रहा है, लो भैया ये प्रश्न कितना बार रटाया है। कहता है गॉस के नियम को लिखें, याद है गॉस का नियम, एवं स्थापित करें क्या या अनंत, मतलब इसको साबित करने के लिए बोल रहा है, गॉस के नियम को लिखें और इसको साबित करें। और साथ साथ क्या, अगर ये नहीं पूछेगा, अगर ये मान लीजिए नहीं पूछेगा तो कह देगा कि अनंत लंबाई के एक तार पर प्रति एकांक लंबाई लैम्डा आवेश स्थित है, तो तार से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान आपसे पूछ रहा है। ये भी आपको बताना होगा। वो बताए थे इस तरह से, याद है देख लेना इस तरह से तार वाला। तो इस तरह से व्यंजक जो प्राप्त किए थे तो क्या था उसको तुम देख लेना। अगला प्रश्न जो है बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है वान डी ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन करें। वान डी ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने एक जनित्र का निर्माण किया था। ऑब्जेक्टिव से भी इसमें कई बार प्रश्न आया है, तो इसको भी प्लीज़ देख लेना। ऑब्जेक्टिव में तो 100% है, आता ही है, अगर सब्जेक्टिव नहीं आया तो। अगला प्रश्न कह रहा है किसी, जल्दी चलते हैं, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण क्षेत्र एवं विभव के बीच अवकलन संबंध द्वारा, डिफरेंशिएशन रिलेशन द्वारा विभव एवं विद्युत क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र लिखा है तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ये विभव चैप्टर से लिया गया एक 5 नंबर का बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, तो इसको आप देख लेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं 15 की ओर। प्रश्न कह रहा है 15 चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत एवं क्रियाविधि को समझाएं एवं धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक प्राप्त। जब इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे ना तो 2 नंबर का प्रश्न भी आपसे हल हो जाएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग रख लेंगे। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा उसका महत्तम मान वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें। ये 2 नंबर भी पूछ सकता है, 5 नंबर भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है। इसके बीच संबंध स्थापित करें तथा वर्ग माध्य मूल मान का भी व्यंजक प्राप्त करें, याद कर लेना इसको भी। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि हाइड्रोजन समान परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें के लिए बोर की मान्यताओं को बताएं तथा किसी परमाणु की एन अस्थायी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तो हाइड्रोजन समान जो परमाणु होता है और बोर का जो मॉडल हमने बताया था उसको एक बार तुम लोग देख लेना, अच्छा प्रश्न ये भी है। अगला प्रश्न चलते हैं, ज़्यादा नहीं बचा है, ये मात्र 3 क्वेश्चन ही बचा हुआ है, तो इसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कांच प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के किरण आरेख का मतलब आलेख नहीं समझना, आरेख है, आलेख का मतलब तो लिखना होता है, निबंध होता है, या आरेख की बात कर रहा है, यानी चित्र डायग्राम की बात कर रहा है, खींचे और प्रिज्म के पदार्थ और उसके सूत्र को भी स्थापित करें। ठीक है, इसका भी उत्तर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारिता को परिभाषित करें। 2 नंबर में कई बार पूछा है, उसका ऐसा ही मात्रक लिखें। 1 नंबर में कई बार पूछा है, और ये भी पूछा है कि सिद्ध करें कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, या फिर पूछ सकता है कि में स्थित विद्युत ऊर्जा हाफ CV² के लिए क्या होता है। ऐसा प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, तो इस प्रश्न को भी देख लेना। और इस साल का जो आखिरी हमारे द्वारा जो क्वेश्चन मतलब गेस किया गया है वो प्रश्न है समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं, और व्यंजक प्राप्त करें 2 लेंस के निकाय के लिए। समतुल्य लेंस के बारे में बताए थे कि 2 समतुल्य उत्तल लेंस का जो होता है हमेशा ये उत्तल लेंस ही होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। तो टोटल हमारे द्वारा उधर 29 था ना, इधर आपका टोटल कितना है 29 है, और इधर आपका 20 है, यानी 49 प्रश्न को गेस किया गया है इस साल। और उम्मीद करते हैं कि अगर पूछना होगा ना तो अच्छा 49 में 20 पूछ दे, या नहीं पूछना होगा तो 0 भी पूछ सकता है। तो आप विश्वास करना है तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लें, अगर अब हम पे यकीन है तो, अगर नहीं है तो बाय बाय टाटा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।